बहुत दिनों से आप सब इंतज़ार कर रहे थे कि हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करें जो बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। खासकर हम लोगों के लिए तो चर्चा का विषय बना ही हुआ है, लेकिन जो आजकल पूरे वर्ल्ड सिनेरियो को चेंज कर रहा है, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसके लिए भी ये मुद्दा जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बस आपने देखा होगा जो टाइटल पे लिखा हुआ है, इंडिया ईयू ट्रेड डील। तो आज हम जानेंगे कि ये इंडिया ईयू ट्रेड डील क्या है, इसके क्या क्या सेगमेंट्स हैं, क्या क्या डायमेंशंस हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसके क्रिटिक्स क्या है। देखिए, एक बात हमेशा हमें सोचनी चाहिए कि जब भी कुछ नया होता है तो पूरी सोसाइटी में, पूरी कंट्री के अंदर उसको लेकर एक एक अलग माहौल होता है कि भाई हाँ, कुछ नया हो रहा है, कुछ यूनिक हो रहा है ना। लेकिन टाइम के साथ साथ फिर हमें ये भी समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके पीछे कुछ ऐसे ऐसे सेगमेंट्स भी थे जिनको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी था, और बाद में वो टाइम के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो ठीक होती जाती हैं। ठीक है, तो इंडिया ईयू ट्रेड डील के बारे में हमें आज डिस्कस करना है। हमारी क्लास का आज मेन फंक्शन, जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है, वो इंडिया ईयू ट्रेड डील है। ओके, चलो हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बहुत ही इजी, मतलब इजी वे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि असल में है क्या। देखिए, आप लोग एक कंसिडर कीजिए कि आप सब एक हम सब लोग जो है एक गांव में रह रहे हैं, जहां मतलब एक गांव है जहां पर एक लोकल अदालत लगती है, या मान लीजिए एक अदालत है, उस गांव का एक कोर्ट है, और उस कोर्ट में जज नहीं बैठता है। ठीक है, सपोज दैट हम एक एग्जाम्पशन ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि लोग आ रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, और लेकिन फैसला नहीं होता है। ठीक है, यानी शिकायतें भी हैं, और कुछ दिनों के बाद हम लोग फील करते हैं कि लोग जो है वो गांव को छोड़कर जो है वो जाना शुरू कर देते हैं, या गांव की जो उस अदालत है उसमें जाना बंद कर देते हैं, और वो आपस में समझौता करने लग जाते हैं। ठीक है, ये एक हाइपोथेसिस मैं आपको बता रहा हूँ। असल में क्या है कि उसके बाद आप एज्यूम कीजिए कि उस गांव के या जो 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 जस्टिस का फ्रेम है, या जो न्याय की अवधारणा है, उसका क्या पिक्चर हम सबको देखने को मिलेगा। ठीक ठीक, ऐसा ही एक ब्रॉडर वे के अंदर आज पूरे ग्लोब में हो रहा है, या आज पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। असल में क्या हुआ कि जो डब्ल्यूटीओ है वो ठीक उसी भूमिका में है जैसी भूमिका में वो गांव की अदालत है। यानी कि वहां पर अगर प्रॉपर फैसले नहीं होते हैं, तो जो देश है वो डब्ल्यूटीओ में क्यों जाएंगे, वो डब्ल्यूटीओ से निकलकर बाहर जाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वो डब्ल्यूटीओ से बाहर जाकर शुरू करने देते हैं, तो वो जब वो एक समय उम्मीद करते थे डब्ल्यूटीओ से कि हमारी सहायता होगी या हमारे हक में कोई फैसला होगा, तो अब वो लोग डब्ल्यूटीओ पर अपनी उम्मीद या अपनी संभावना ना जताकर आपस में समझौते कर रहे हैं, या आपस में सेलेक्टिव पार्टनर्स। ध्यान रखना, एक टर्म आजकल बहुत चल रही है इकोनॉमिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, जिसे हम कहते हैं इज ए सेलेक्टिव पार्टनर्स, चयनित भागीदारी, या चयनित सहभागिता। ठीक है, ये टर्म बहुत चल रही है। तो ठीक ठीक ये ऐसा ही कुछ हमें जो है वो बड़ी पिक्चर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भाई असल में डब्ल्यूटीओ है क्या, और डब्ल्यूटीओ का समझौता जो है वो किस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी को रीशेप करेगा, और इकोनॉमी के सामने कुछ चैलेंजेस भी कैसे क्रिएट करेगा। ठीक है ना। देखिए, ध्यान रखिए एक बात, जब भी कोई चीज बड़े स्केल पर होती है तो वो यूं ही हवा में नहीं हो जाती है, उसके पीछे एक प्रॉपर एक नेगोशिएशन फ्रेम काम करता है। डब्ल्यूटीओ से पहले भारत और यूरोपीय संघ के बीच के अंदर बी टी आई ए एक एग्रीमेंट था, है ना, यानी कि ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ये काफी लंबे टाइम तक चर्चा में चला है। यानी कि आप ये समझिए कि ये एग्रीमेंट जो है वो कई सालों तक भारत और यूरोप के बीच में जो मेन नेगोशिएशन था उसका एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट रहा था ये। ठीक है, और इस सेगमेंट की वजह से यूरोप ने और इंडिया ने कई बार ऐसे मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पर वो एक बार एक साथ आए थे। कई बार वो प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे डिबेट्स हुए, डिस्प्यूट्स हुए, जिससे कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो अवधारणा है उसको मतलब उसको वो वीक हुई थी। ठीक है,
अभी हम समझेंगे कि इंडिया ईयू ट्रेड डील के बाद में वो कौन कौन से सेगमेंट है जिस पर इस तरह के नेगोशिएशंस ने एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया था और वो किस तरह से आगे बढ़ा था। देखिए आजकल जो इम्पोर्टेंट जो चर्चा चल रही है अब आजकल जो मार्केट में वो ये है कि भाई एफटीए यानी ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो आर्थिक तो है ही आजकल। मतलब अभी तक हम जब भी यूरोप की बात करते, यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ के इस एग्रीमेंट की बात करते, डील की बात करते थे, तो हम लोग उसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन अब क्या है कि इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के साथ साथ में स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है। या यूं कहा, अगर आप एंटोनियो कोस्टा की बात सुने जो बड़े ही मतलब एक रोमांटिक मूड में वो जब प्लेटफॉर्म्स पर खड़े होते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ में, तो उर्सुला के साथ में, तो वो अपना ओवरसीज कार्ड बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि मैं तो इंडियन ओवरसीज ही हूँ, है ना। और ये जो हमारी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो ट्रेड डील है ना, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के दिशा में एक नया कदम है, इस तरह की बातें निकल करके आती है। तो ध्यान रखिएगा इस डील को लेकर एक बड़ी डिबेट अब ये भी है कि ये डील किस तरह से स्ट्रेटेजिक है। ध्यान रखिए इकोनॉमिक के साथ साथ में स्ट्रेटेजिक कैसे है, ठीक है। तो देखिए कोई चीज़ दो एंगल में हो सकती है। पहला ये कि एक तेजी से विकसित होता हुआ उभरता बाजार जिसकी जनसंख्या युवा है, और आप समझ गए होंगे आप किसकी बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं हम भारत की, ठीक है ना। भारत, ध्यान रखिए हमारी मार्केट बहुत इमर्ज हो रही है, और ये मार्केट इमर्ज के साथ साथ के अंदर अगर हम गौर से देखेंगे तो इस मार्केट के साथ साथ में हमारे पास प्रॉपर योजनाएं और संगठित यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड उद्देश्य या नियोजन जो है वो मौजूद है, ठीक है ना। अब जब वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स या वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ जब मार्केट उभरता है तो उसकी जनसंख्या एक बड़ा कैपिटल गेन करने वाला बास्केट बनता है। और आज इंडिया के पास सबसे बड़ा लिवरेज जो है वो यही इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। दूसरा जो एंगल है वो क्या है कि दूसरे में क्या है कि एक वेल डेवलप्ड और हाई वैल्यू चेन वाला उपभोक्ता वर्ग, कौन सा, इंडिया में भी है, ठीक है ना। एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, कंज्यूमर ग्रुप, ठीक है ना। ये दोनों विशेषता रखने वाले यानी भारत और यूरोपियन संघ वर्ल्ड का लगभग एक तिहाई और वस्तु और सेवाओं के क्षेत्र में लगभग जो जीडीपी है उसका 25% हिस्सा जो है वो रखते हैं। यानी अब वर्ल्ड का 1/4 जो पार्ट है वो दोनों अब एक ग्रुप में यानी दोनों एक एंगल में आ गए हैं, दोनों एक ब्लॉक में आ गए हैं, ठीक है ना। और उससे पहले अब देखिए ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ 27 जनवरी 2026 में, ठीक है। यह साइन हुआ 27 को, हम ये कहते हैं 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस पर वो लोग इधर आते हैं यूरोपियन संघ के अध्यक्ष जो है, और 27 को हम ये एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। हम मैं आपको बाद में बताऊंगा कि अभी इसमें बहुत टाइम है इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट होने में, उसके कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है ना। और वो लीगल प्रोसीजर्स के बाद वो होगा, वो एक प्रॉपर फ्रेम मैं आपको देता हूँ। लेकिन इससे पहले आप समझिए कि इस एफटीए, इस व्यापार समझौता को ये हो क्यों रहा है, व्यापार समझौते के पीछे कौन सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो उसमें सबसे बड़ा बैकग्राउंड है वो है भू राजनीतिक आर्थिक ढांचा, जियो इकोनॉमिक, ध्यान रखना जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रेम, ठीक है ना, जिससे ऐसे समय में बनाया गया है जब वैश्विक व्यापार प्रणाली स्वयं में तनाव में है ना। यानी कि जो वर्ल्ड जो ट्रेड का जो सिस्टम है वो अपने आप में बहुत टेंशन है। मैंने आपको जैसे सिंपल बताया कि गांव का एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से डब्ल्यूटीओ जो है एक बड़ा जो विवाद निपटान तंत्र
तंत्र की तरह कार्य करता था, आज वो एकदम असहाय हो गया जब से अमेरिका जैसे जो कंट्रीज हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने की कोशिश करती है। ठीक है ना? तो उसमें तीन चार ऐसे बड़े सिनेरियो हमें देखने को मिलते हैं जो अभी लास्ट टाइम कुछ समय से, कुछ सालों से बड़े स्केल पर जियो पॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिकल बड़े स्केल के ऊपर उभर कर आए हैं, जिसने इस तरह की डील, यानी जो व्यापार वार्ताएं बीटीआईए के बाद में लगभग ठंडे बस्ते में चली गई थी, वो किस तरह से इमर्ज होकर के दोबारा आने लग गई है। तो उसमें सबसे पहला है डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता। ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का जो रेलिवेंस है वो कम हो रहा है, जिससे देश सार्वभौमिक व्यापार नियमों पर निर्भर रहने की बजाय, ध्यान रखिएगा, बजाय द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों पर बातचीत करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये कुछ टाइम पीरियड है ना, जब हम देखते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो वहां बहुत ज्यादा चर्चा में था। ठीक है ना? इसी में सेम आप देखिए यूरोपियन यूनियन और मर्कोसुर को लेकर जो एग्रीमेंट है अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। ठीक है? और दूसरा है महाशक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, खासकर जो अमेरिका और चीन का तनाव है, दक्षिण चीन सागर को लेकर हो, चाहे या वो रिसोर्सेस को लेकर के हो या जियो पॉलिटिकल मॉनिटर को लेकर के हो, वो जो टेंशन है उसने क्या हुआ है कि पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसको डिस्टर्ब कर दिया है। ठीक है ना? और इससे क्या हुआ है कि जो डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो इफेक्ट हुई है। और थर्ड क्या है, यूरोपियन संघ जो है विनिर्माण और कच्चे माल के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करने का प्रयास कर रहा है। आप देखिएगा अभी रिसेंट टाइम पीरियड के अंदर भी जब से ये आपका रशिया और यूक्रेन का विवाद हुआ है, या रशिया और यूक्रेन का जो आपको डिस्प्यूट देखने को मिलता है, उस डिस्प्यूट के बाद में आप जो है यूरोप को एक बात समझ में आ गई है कि एनर्जी पे रशिया पर डिपेंडेंसी, और जो कच्चा माल और जो हाई टेक्नोलॉजी या जो रेयर अर्थ मटेरियल्स जिसे हम कहते हैं, उस पर जो चाइना की डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं उसके उसके जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को या जियो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को जो है वो बाधित कर रहे हैं। तो वो चाहता है कि वो इस पजल से बाहर निकले। ठीक है ना? और चौथा जो है वो है भारत के जो बाजार है, यानी मार्केट है। दो बड़े स्केल की मार्केट है, ध्यान रखिए, एक चाइनीज मार्केट और दूसरा इंडियन मार्केट। एशियन एशियन जो रीजन है उसमें चाइना की मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट की मोड में रखती है, लेकिन इंडियन मार्केट जो है वो अभी भी ओपन है, अभी भी लिबरलाइज्ड वे में काम कर रही है। वो दूसरी कंट्रीज को अपने यहाँ ज़्यादा एक्सेसिबल तरीके से जो है वो पेनिट्रेट करने की इजाज़त भी देती है। ठीक है ना? आप देखिए हमारे यहाँ तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसे अभियान चलते हैं, जिसमें हम लोग ना चाहते हुए भी फॉरेन्स के साथ में या फॉरेन गुड्स के को लेकर के जो भी चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, वो हमारी क्लास का मैटर नहीं है। हम लोग जियो पॉलिटिक्स की क्लास में उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया जो है वो भारत के आत्मनिर्भरता को लेकर चलाए गए थे, लेकिन किस तरह से वो भारत आत्मनिर्भरता के साथ में विनिर्माण तरीके से वो योजनाएं बन गई। ठीक है ना? अब इससे क्या हुआ कि जैसे हमने बताया कि चार बड़े कारण है। पहला कारण डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता कम हो रही है। दूसरा कारण महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में जो एंट्री है और उनका जो स्केल है वो बढ़ रहा है। और डब्ल्यूटीओ की प्रासंगिकता कम हो रही है, और इस कम होने से क्या हुआ कि जो यूनिवर्सल ट्रेड जो नियम है उस पर लोग निर्भर नहीं रह पा रहे हैं, और इस निर्भरता को कम करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, बायलेटरल और मल्टीलेटरल इंगेजमेंट्स को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है? दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो डिस्टर्ब हुई है, और थर्ड है कि वो चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स की बात बताऊं तो देखिए, जो डब्ल्यूटीओ का डब्ल्यूटीओ का जो एक अपीलेट बॉडी जो 2019 करके एक एक्ट था, उस एक्ट में बेसिकली क्या था कि अमेरिका ने क्या हुआ कि उस जो है ये जो विवाद निपटान तंत्र है ना, अपील्ड जो अथॉरिटी होती है डब्ल्यूटीओ में, उसमें अमेरिका ने क्या किया कि जज की जो वहाँ उसमें जो नियुक्ति होती है उस प्रक्रिया पर रोक लगा रखी है, या उसमें वो भागीदारी नहीं कर रहा था 2019 से।
ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो विवाद निपटान की जो व्यवस्था है उस पर लोगों का विश्वास कम हुआ कि भाई आपके यहाँ तो नियुक्तियां ही प्रॉपर नहीं हो रही है, हम विवाद निपटान करवाने के लिए आए किसके पास, जब आपके पास में रिक्रूटमेंट ही नहीं है ना। आप उम्मीद कीजिए आप ऐसे कमीशन में क्या पेपर देंगे जिस कमीशन में मेंबर्स ही नहीं है, जिस कमीशन में चेयरमैन ही नहीं है, जिस कमीशन के अंदर कोई प्रक्रिया ही नहीं है, तो धीरे धीरे आपका विश्वास उठ जाएगा, जो हमारे कई लोगों का उठा भी हुआ है ना। और दूसरी बात देखिए इसका एग्जांपल, भारत यूएफटीए, भारत यूएई जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो आपका एक्ट है, और आरसीईपी एशिया प्रशांत व्यापार ब्लॉक, ये जो है डब्ल्यू, ये अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये धीरे धीरे क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ बहुत ही स्लो और बहुत ही ज़्यादा जो कंसेंस बेस्ड अप्रोच है उस पर काम करने लग गया है। इससे क्या हुआ कि एफटीए जो है वो तेज़ है, फ्लेक्सिबल है और स्ट्रेटेजिक है। ध्यान रखिए, ये स्ट्रेटेजिक इसलिए भी है क्योंकि ये एक बड़े स्केल पर जो है वो दोनों के दोनों जो है ज़्यादा भरोसेमंद तरीके से जो है ये लोग काम करते हैं। तीसरा देखिएगा, अमेरिका ने चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों और सेमीकंडक्टर पर भारी टैरिफ लगा दिया है। यूरोप जो है वो चीन की डिपेंडेंसी से दूर होना चाहता है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि आजकल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टेरिफ टेरिफ ट्रेंड जिसे हम कहते हैं ना, या टेरिफ पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लगा हुआ है। इसे पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। खास करके जो जो लीडर्स है उसके माइंड मैप्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस इससे पड़ रहे हैं। ठीक है, ट्रेड अब जो है इकोनॉमिक नहीं, नेशनल सिक्योरिटी टूल्स बन गया है ना। जैसे आप देखिए ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो ट्रेड्स को या जो टेरिफ्स है उसको स्ट्रेटेजिक टूल बना लिया है उन्होंने। अपनी फॉरेन पॉलिसीज को वो जो है वो टेरिफ से रीशेप कर रहा है। वो भले ही वो सही गलत हो, बात की बातें हैं, लेकिन आप चीज़ों को नोटिस कीजिएगा कि वो उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को जो है शेप किया है ना। तो दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, कोविड 19 के दौरान चीन से जो मेडिसिन और चिप्स की जो सप्लाई जो थी वो मतलब ब्रेक हुई थी, वो एक देश पर निर्भरता और वो जो संकट के समय जो संवेदनशीलता है वो यूरोप को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। और एक बात आप फिर हम लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि यूरोप जो है वो भविष्य की जो संकट है या भविष्य की जो विपदाएं हैं, खास करके राजनीतिक संकट या जो सामाजिक संकट है, वो भी उन कंट्रीज में जो कॉलोनीज रही है उसकी बहुत अच्छे से भांप लेता है, बहुत जल्दी भांप लेता है। इससे यूरोप हमेशा से पूरे हिस्ट्री के अंदर यूरोप जो है, यूरोप में एक जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है उसको ज़्यादा पैदा किया है। ध्यान, यही रीजन है ना कि वो एक मेंटल मैप परसेप्शन को स्टडी करता है, एक बिहेवियर को स्टडी कर लेता है बहुत पहले से ही। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इन इन रीजन की वजह से, इन एग्जाम्पल्स की वजह से हमने ये देखा कि अब क्या है कि ईयू और यूएस की जो कंपनियां हैं वो लास्ट कुछ टाइम से चीन के अलावा भारत, वियतनाम और मेक्सिको में निवेश जो है उसको बढ़ा रही है। अब ये निवेश बढ़ा रही है इस वजह से क्या है कि जो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का अप्रोच है उसको वो लोग ज्यादा अमल में ला रहे हैं। ठीक है ना। और अब ये क्या है कि व्यापार आप समझे कुछ टाइम पीरियड से हम देख रहे हैं, खास करके अगर आप 2019 के बाद यानी कोविड के बाद का पीरियड को अगर हम देखेंगे तो अब व्यापार की एक अनिवार्य शर्त बन गई है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, आपका होना ही चाहिए। अगर रिस्क डाइवर्सिफिकेशन नहीं है तो आपकी आपकी जो कंट्री पे जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा है कि यूरोपियन संघ का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, यानी कि CBAM जो है, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। ये क्लाइमेट और ट्रेड को जोड़कर ईयू जो है अपनी रेगुलेटरी पावर्स को बढ़ाता है। तो लोगों का इंटरेस्ट है कहीं ना कहीं कि भाई पूरा वर्ल्ड जो क्लाइमेटिक जोन में जो शिफ्टिंग्स हो रही है उसको अगर एक मैकेनिज्म, एक ट्रेडिंग पार्टनर्स या एक ट्रेडिंग प्रोसेस बनाकर ईयू अच्छा काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि हर कोई उससे जुड़ना चाहेगा। और तीसरा ये है कि भारत जैसे जो कंट्रीज है वो WTO पर अब निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से क्या है कि ईयू, यूके, यूए जैसे देशों में एफटीए जो है वो लगातार इंडिया के साथ वो लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि भारत जो है अब सिर्फ रूल टेकर नहीं बल्कि सेलेक्टिव रूल नेगोशिएटर बनना चाहता है।
आपके लिए यहाँ एक शिफ्ट दिखता है, या बड़े स्केल पर आपको कोई बात सबको नोट करनी है। हाँ, कि भारत जो है वो अब इस रीजन के अंदर रूल मेकर या रूल टेकर की बजाय वो सेलेक्टिव रूल नेगोशिएटर बनना चाहता है। सेलेक्टिव रूल नेगोशिएटर बनना चाहता है। एक मेजर टर्निंग पॉइंट है इस रीजन में, ठीक है। और इसमें जो आपको एक नई डिबेट इस पूरे स्टोरी में मैंने आपको समझाई वो ये है कि अब डब्ल्यूटीओ की संस्थागत कमजोरी और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा ने व्यापार को नियम आधारित प्रणाली से हटाकर रणनीति आधारित द्विपक्षीय समझौतों की ओर धकेल दिया है, समझौतों की ओर बदल दिया है, ठीक है ना। अब यहीं से आपका एक बड़ा कमीशन का क्वेश्चन बन जाता है कि भाई वो कौन से कारण हैं जिन्होंने यूरोपियन यूनियन और भारत जैसी डील के लिए संस्थागत कार्य की तरह पेशकश किया है, या वो कौन से कारण हैं जो जो आपका जो डब्ल्यूटीओ की कमजोरी है या वीकनेस है उसको अब रणनीति आधारित द्विपक्षीय समझौतों की ओर बदल रहा है। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चंस की जो लेबलिंग जो है वो होती है, ठीक है ना। दूसरा आप देखिए, जो इसी के आगे का क्रम है कि जो द ओल्ड लिबरल ट्रेड ऑर्डर, यानी ओल्ड लिबरल ट्रेड ऑर्डर, आप ध्यान रखिए ओल्ड लिबरल ट्रेड ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो अभी रिसेंट में कोविड से पहले का वर्ल्ड ऑर्डर, और अगर आप पूरे वर्ल्ड सिनेरियो को देखेंगे तो ये जो 2000 पहले का, यानी 2002 और 4 से पहले का जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर था, या 2007 जिसे हम एक मान सकते हैं, क्योंकि उससे पहले का या द ओल्ड लिबरल ट्रेड ऑर्डर है वो ड्रिवन बाय डब्ल्यूटीओ। बिल्कुल ठीक बात है। डब्ल्यूटीओ अगर आप 2007-10 से पहले की बात करें तो डब्ल्यूटीओ एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर और वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम के लिए, ठीक है ना। एंड यूएस लीडरशिप, ठीक है ना, इज वीकनिंग countries now rely more on the bilateral and strategic trade agreements, ठीक है ना। यूएस लीडरशिप की वजह से इसमें देखिए अब रिसेंट में आप देखिए डब्ल्यूटीओ से बाहर हो गई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो वीकनेस तो हो गई होगा। तो ये हमने देखा कि जो ओल्ड लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है जो डब्ल्यूटीओ ड्रिवन कर रहा था यूएस लीडरशिप में, उसमें कुछ वीकनेस भी हुई है। इससे क्या हुआ है, जो कंट्रीज है वो अब रिलाई करने लगे हैं बायलेटरल एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ से। इससे क्या हुआ, ईयू रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसने एक्सपोज किया है ईयू का क्या डिपेंडेंसी ऑन रशियन एनर्जी, मैंने आपको पहले बताया। दूसरा चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग खास करके जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, ठीक है ना। आप देखिए ना, एक सिंपल चिप से लेकर के, एक सिंपल चिप निर्माण जो इकाई है उससे लेकर बड़ी जो मशीनरी है, बड़ी मशीनरी जो है वो तक जो है वो डिपेंड है किस पर, चाइना पे, ठीक है। तीसरा क्या है, यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला, बड़े लेवल पर वो ठीक है, अभी अम्ब्रेला ये जो है ये वीक हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में था कि भाई यूएस जो है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है। इससे क्या हुआ है, इंडिया के लिए, फॉर इंडिया द मूवमेंट इज अबाउट एक डाइवर्सिफाइंग पार्टनर्स, वो अपने पार्टनर्स जो है वो ऐसे ढूंढ रहा है जो डाइवर्सिफाई रखते हो अपनी मार्केट्स में, अपने इनोवेशंस में और अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर भी, ठीक है। दूसरा रिड्यूसिंग स्ट्रेटेजिक जो वल्नरेबिलिटी जो है उसको रिड्यूस कर रहे हैं ये लोग। तीसरा है गेनिंग द इन्फ्लुएंस इन ग्लोबल रूल मेकिंग, जो प्रोसेस है उसमें ये कर रहे हैं, ठीक है ना। हमने आपको पहले बता दिए, अब तक की चीज़ों में हम लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है वो ये कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? हम्म, तो अभी तक की हमने जो एक चीज अच्छे से सीखी वो ये कि एक तो डिक्लाइन कर रहा है किसका, डब्ल्यूटीओ का डोमिनेंस, ठीक है। मैं एक बार हाँ मैं चेंज कर लेता हूँ कलर ताकि आपको शायद दिखाई दे अच्छे से। पहला ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूटीओ का जो डोमिनेंस है वो कम हो रहा है, राइज ऑफ सेलेक्टिव पार्टनरशिप्स है वो बढ़ रही है, डिक्लाइन ऑफ यूनिवर्सल मल्टीलैटरलिज्म है वो घट रहा है या डिक्लाइन जो है वो हो रहा है उसमें, राइज ऑफ सेलेक्टिव पार्टनरशिप ये हमने बता दिया आपको। ट्रेड रिप्लेसिंग अलायंसिस, ध्यान रखना, ट्रेड रिप्लेसिंग अलायंसिस, ट्रेड मीन्स सेलेक्टिव ट्रेड्स, है ना, सेलेक्टिव जो ट्रेड्स है, रिप्लेसिंग अलायंसिस एज इन्फ्लुएंस टूल्स, ग्लोबल ऑर्डर इज नाउ
नेटवर्क बेस्ड, नोट ब्लॉक बेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे अब क्वेश्चन जो है वो जो बनेगा, आपसे जो मेजर डिबेट बनेगी कि जो जो कंटेम्पररी जो सॉरी कंटेम्पररी जो ट्रेड है, जो कंटेम्पररी जो ट्रेड है या ट्रेड प्रोसेस है हमारा, वो ट्रेड प्रोसेस ब्लॉक बेस्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ब्लॉक बेस्ड नहीं है, या इसको आप, मैं आपको अगर समझाऊं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आप देखिए जा, जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था, ओल्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें जो ट्रेड था, ट्रेड वो डिपेंड करता था किस पर, वो था अलायंस बेस्ड। अलायंस मीन्स आप देखिए ब्लॉक बेस्ड, है ना, ब्लॉक बेस्ड, सॉरी ब्लॉक बेस्ड। लेकिन अब जो कंटेम्प्रेरी ट्रेड है वो ब्लॉक बेस्ड न होकर के वो शिफ्ट कर गया है किस में, वो शिफ्ट किस में किया है, वो किया है नेटवर्क बेस्ड, नेटवर्क बेस्ड, ठीक है ना, नेटवर्क बेस्ड। तो मैं इसको थोड़ा ठीक से अगर मैं लिखूंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये पूरा प्रोसेस, तो हम दोबारा लिख सकते हैं इसको। जो पुरानी व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, वो किस पर आधारित थी पुरानी व्यवस्था, मैंने आपको अभी बताया, बताइए। हाँ, हाँ अलायंस बेस्ड है ना, या संघ आधारित, ये थी संघ आधारित, यानी कि अलायंस बेस्ड, है ना, इसी को हम कहते थे अलायंस बेस्ड, या इसी को हम कह देते हैं ग्रुप बेस्ड या ब्लॉक बेस्ड, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम की जो व्यवस्था है, या अभी के जो प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो क्या है, नेटवर्क बेस्ड, नेटवर्क बेस्ड, है ना। या नेटवर्क बेस्ड में आप देखिएगा, नेटवर्क बेस्ड में सबसे प्रोमिनेंट क्या है, ट्रेड्स करने के लिए सबसे पहले आपके हैं राष्ट्रीय हित, ठीक है ना, राष्ट्रीय हित सबसे प्रोमिनेंट है। दूसरा लाभांश की उच्चता, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होना चाहिए किसी के साथ भी हम ट्रेड करेंगे वो। और तीसरा चयनित प्रकार, यानी कि सेलेक्टिव अप्रोच है, किसके साथ ट्रेड होगा, किसके साथ नहीं होगा, किस ग्रुप के साथ होगा, किस ग्रुप के साथ नहीं होगा, किस ग्रुप के साथ कैसा ट्रेड होगा, किसके साथ कैसा नहीं होगा, किसके साथ कौन से गुड्स एंड आइटम्स का ट्रेड होगा, किसके साथ नहीं होगा, ये सब जो है ये चयनित यानी सेलेक्टिव अप्रोच में आते हैं। तो नेटवर्क बेस्ड जो हमारा ट्रेड व्यवस्था है, या नेटवर्क बेस्ड जो हमारी व्यापारिक व्यवस्था है या पैटर्न जो है, वो अब ये शिफ्ट कर रहा है किसमें, ग्लोबल ऑर्डर की वजह से। अब आपको एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि इस शिफ्ट के पीछे बड़ा कारण, ध्यान रखिए, अगर आप इसको बड़े दो स्केल पे समझें तो आप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सर कोविड से पहले, कोविड से पहले या और यूएस इन्फ्लुएंस, है ना, यूएस इन्फ्लुएंस, कोविड से पहले या यूएस इन्फ्लुएंस भी अगर हम बात करें तो यूक्रेन वॉर से पहले का जो वर्ल्ड ऑर्डर था, ठीक है ना, उसने पूरे वर्ल्ड के इस शिफ्ट को जो है वो तेज किया है। क्यों किया है, क्योंकि एक बात और समझिए आपको, जो यूक्रेन का वॉर है, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, इसने क्या किया है कि जो यूक्रेन का वॉर था, यूक्रेन वॉर है, इसने
ये मान लीजिए ये आपका यूएसए है और ये आपका यूरोप है, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए यूक्रेन है और ये आपका रशिया है, ठीक है, ये आपका रशिया है। तो हुआ ये कि इससे पहले क्या था, यूरोप की जो एनर्जी यानी एनर्जी जो डिपेंडेंसी थी वो ज्यादातर जो थी वो रशिया पर डिपेंड थी, ठीक है ना। आप देखिएगा इसकी एल जो आपके नेचुरल गैस है या LNG प्रोजेक्ट जो है बड़े, वो किसी भी रशिया पर बेस्ड थे। रशिया ने क्या किया, अटैक किया यूक्रेन पर। यूक्रेन पर अटैक क्यों किया, क्योंकि यूक्रेन पार्ट बनना चाहता था किसका, नाटो का, ठीक है। नाटो का पार्ट बना था, इसलिए किसके इन्फ्लुएंस में था ये, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। जैसे अटैक हुआ और अटैक होने के बाद में यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो चेंज होने लगा कि भाई कभी नहीं था विश्वास कि उनको इस तरह का युद्ध लंबा खींचेगा। तो उन्होंने क्या किया, बड़े स्केल पर यूरोप और पूरे वर्ल्ड को ये बात समझ में आ गई कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो शेप होते हैं कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अकॉर्डिंग या कंटेम्प्रेरी व्यू के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या किया, यूरोप यूरोप की जो डिपेंडेंसी थी किस पे, रशिया पे, और रशिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चला, इस ट्रेड वॉर से एनर्जी जो क्राइसिस है वो यूरोप को समझ में आ गया। और इस यूरोप को समझ में आने के बाद अब यूरोप ये चाहता है कि हमें जो है इसका एक ऑप्शन यानी कि इसका एक अल्टरनेटिव मिले, अल्टरनेटिव्स मिले। और ये अल्टरनेटिव्स कौन से होंगे, अगर हम एशिया की बात करें तो चाइना और इंडिया। चाइना में है वो लोग जाएंगे नहीं क्योंकि उसके पीछे बड़े कारण हैं, दोबारा से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की वजह से एक बड़ा रीजन हो सकता है। तो बता क्या, इंडिया। तो इंडिया की तरफ ये लोग पुश हो रहे थे इस वजह से, ठीक है। अगर अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, अब तक हमने तीन बातें देखो बड़े स्केल पर डिस्कस किया, वो ये पहला कि इंडिया और ईयू डील के पीछे के बड़े रीजंस क्या थे, या इंडिया ईयू डील जो है उसके पीछे का बड़ा कारण क्या था। उसमें हमने समझा कि किस तरह से ग्लोबल सिनेरियो के अंदर एक यूनिवर्सल ट्रेड सिस्टम से मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम आया है, यानी किस तरह से WTO का डोमिनेंस कम हुआ और किस तरह से जो सेलेक्टिव पार्टनर्स हैं या किस तरह से जो इन्फ्लुएंस्ड पार्टनर्स हैं वो आपस में ट्रेड करने लग गए, ठीक है। ये हम एक बात समझ में है। दूसरा हमें समझ में आया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना जैसी शक्तियों के बीच में जो राइवरली हुई या भू राजनीतिक जो तनाव हुए, उन तनाव ने किस तरह से ट्रेड, जिस तरह से सप्लाई चेन को डिस्टर्ब किया। और सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने से देशों को इस समझ में आया कि किसी भी एक देश पर डिपेंडेंसी रखना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और तीसरी हमने डिस्कस किया कि इंडिया की जो मार्केट है या एशिया में इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्रीज की मार्केट है, अब वो यूरोप का एक बड़ा जो है वो अट्रैक्शन सेंटर बनने जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को है तो बताइए मुझे, एनी क्वेश्चंस। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, अब हम आगे चलते हैं, अब हम इंडिया ईयू ट्रेड डील की तरफ चले। आपको काफ़ी समय से समझ में आ गया होगा कि सर आप बात कर रहे हैं लेकिन ट्रेड डील के बारे में कोई बात नहीं की आपने अभी तक, ऐसा कुछ है। नहीं कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखते हैं कि ये ट्रेड डील्स कैसे कैसे चीज़ें चली। देखिएगा 2007 में भारत और यूरोपीय संघ ने पहली बार ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ध्यान रखिए BTIA, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझौता था, ठीक है ना। ये काफी चर्चा का बिंदु बना था कमीशन के अंदर भी, क्वेश्चंस में भी, ठीक है ना। लेकिन 2013 में टॉक्स रुक गए क्योंकि दोनों पक्ष टैरिफ हटाने, सर्विसेज एक्सेस और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स पर सहमत नहीं हो पाए थे। ये तीन बड़े कारण थे, ध्यान रखिएगा। 2007 में इन्होंने शुरू किया। बेसिकली हम लोग अभी मैं आपको बताऊंगा एक टेबल से कि 2004 से जो है वो ट्रेड नेगोशिएशंस यूरोप और इंडिया कर रहा है। लेकिन 2007 में इन्होंने क्या किया था, BTIA एग्रीमेंट पर काम करना शुरू किया था, लेकिन टेरिफ की वजह से
सर्विसेज एक्सेस और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स पर इन तीनों की आपस में सहमति नहीं बन पाई थी, और इस सहमति नहीं बन पाने की वजह से ये जो 2013 में इनका जो ट्रेड्स का जो सीक्वेंस है या नेगोशिएशन है वो रुक गया था, ठीक है ना। फिर 2021 में वार्ता दोबारा शुरू हुई, खासकर तब जब वैश्विक सप्लाई चेन, तकनीक और सुरक्षा को लेकर जियो पॉलिटिक्स ने जोर पकड़ना शुरू किया, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जो चीन की वजह, अभी आप रिसेंट ताइवान का एग्जांपल ले लीजिएगा, हांगकांग का एग्जांपल ले लीजिएगा, है ना। तो इस वजह से भी शेप हुआ है। इनिशियली इंडिया ईयू रिलेशंस वे डेवलपमेंट ओरिएंटेड, दोनों क्या है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। यूरोप व्यू इंडिया एज एन एड रिसिप्ट एंड लार्ज बट द प्रोटेक्टेड मार्केट, ठीक है ना। अब हमेशा से भारत पर आरोप लगता आया है कि भारत जो है अपने व्यापार पर, या सॉरी अपने बाजार पर संरक्षणवाद को हावी रखता है, ये हमेशा से आरोप लगता है। भले ही उसके पीछे डिबेट कुछ भी हो, लेकिन ये हम डब्ल्यूटीओ में भी इसको हम फेस करते हैं, और ये हम बाहर ओपन मार्केट्स में भी हम इस चीज़ को फेस करते हैं, ठीक है ना। द शिफ्ट बिगन आफ्टर 2000 व्हेन इंडियाज इकोनॉमी लिबरलाइज्ड, ठीक है ना। हमने 1991 में एलपीजी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन आफ्टर थोड़ा टाइम लगा हमें, 2000 तक आते आते जो है इंडिया एक हमारी इकोनॉमी एक लिबरलाइज्ड वे में काम करना शुरू कर दिया था, एंड सर्विसेज जो एक्सपोर्ट्स है वो जो है बढ़ना शुरू हुए थे, ठीक है ना। 2004 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, अच्छा मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है ना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती क्या है, क्यों इकोनॉमिक पार्टनरशिप में अंतर है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अंतर है, ठीक है ना। ये इन्होंने मार्क्ड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया एज ए पॉलिटिकल एक्टर, नॉट जस्ट ए इकोनॉमिक स्पेस, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि यहाँ इकोनॉमी के साथ साथ में पॉलिटिक्स की बात भी होती है, यहाँ इकोनॉमी के साथ साथ में जो है वो एक स्पेसिफिक वर्ल्ड व्यू की भी बात होती है, ठीक है ना। उन्हें एक पॉलिटिकल एक्टर की तरह भी उन्होंने देखना शुरू, इसीलिए आपने सुना होगा 2015-16 के बाद से, है ना, लगातार अमेरिका और यूरोप के अंदर जो है स्कॉलरली डिस्कस होती है या डिस्कोर्स चलता है कि इंडिया जो है वो रीजनल एक्टर्स है ना। इससे पहले तो इंडिया रीजनल एक्टर्स था ही नहीं, ठीक है। हाउएवर द बीटीआईए टोक 2007 to 13 कोलैप्स बिकॉज ऑफ यू, अब मैंने अभी आपको बताया टेरिफ हटाना, सर्विसेज एक्स, इसमें उन्होंने इसमें जो है हमने देखा कि उसमें लेबर, इन्वायरमेंट और डेटा रूल्स, ठीक है ना, ये इंडिया ने कुछ अपने जो रेसिस्टेड है रेगुलेटरी जो इंस्ट्रक्शन को लेकर के वो उसको बताया। और पोस्ट 2020 क्राइसिस जो है हमें देखने मिलता है, यानी कोविड की बात हो रही है हमें, क्राइसिस जो है रिव्यू करता है टोक को, शोइंग दैट द जियो पॉलिटिक्स कैन रीओपन द स्टॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है डेवलपमेंट टू स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट का एक फ्रेम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपकी टेबल है, इसमें हमने आपको बताया हुआ कि असल में हो क्या रहा है पूरे ग्लोब के अंदर, है ना, पूरा ग्लोब जो है। हाँ, कोई क्वेश्चन आपका? हम्म, हम्म। अच्छा नहीं, बीटीआई मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ना, बीटीआई का मतलब क्या है, बीटीआई मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। नहीं देखिए, बीटीआई का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैंने आपको बताया ना बीटीआई, ठीक है ना, बीटीआई ब्रॉड, बीटीआई का मतलब क्या हुआ, बीटीआई का मतलब क्या हुआ, ब्रॉड, ब्रॉड ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बीटीआईए, ठीक है। मतलब देखिए आप सिंपल समझो इस बात को, एक ऐसा समझौता जिसमें सिर्फ सामान यानी मतलब गुड्स नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो है वो सर्विसेज भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, स्टैंडर्ड्स भी है, रूल्स भी है, लॉ भी है, ये सब उसमें शामिल किया गया था। यानी कि आप इसको सिंपल मतलब आईटी, बैंकिंग प्रोफेशंस और फॉरेन कंपनीज का पैसा ही नहीं है, मतलब इसमें इसका एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव था ट्रेड्स को लेकर के, वो बीटीआईए था, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो बीटीआईए क्या था, एक इकोनॉमिक सिस्टम था, ठीक है। इसमें अगर मैं इसको इसको ऐसे यहां से आपसे बताऊं, उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते बीटीआईए, बीटीआईए ध्यान रखिएगा,
2004 में इसका मेजर डिस्कशन शुरू होता है। और ये क्या था? बीटीआई एक ट्रेड या इकोनॉमी इकोसिस्टम इकोसिस्टम था पूरा। ठीक है ना? इकोसिस्टम में क्या है, ध्यान रखिएगा, उसमें ट्रेड तो है ही है, ट्रेड भी है, ट्रेड में क्या है, गुड्स भी है एंड सर्विसेज भी है। ध्यान रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स भी है, रूल्स एंड रेगुलेशन भी है। ठीक है ना? रूल एंड रेगुलेशंस भी है। यानी अच्छा 2004 में ना, हाँ, हाँ मतलब वो, इसमें मतलब सिंपल आप इसको इसे समझिएगा कि जैसे कि मैं तुम्हें अपना सामान क्यों बेचूं, है ना? मैं तुम्हें अपना सामान क्यों बेचूं, तुम मुझे सामान बेचो। एक सिंपल सा लॉजिक है ना? मैं क्यों सामान आपको बेचूं, तुम भी मुझे अपना सामान बेचो। ये तो एक सिंपल ट्रेड की बात हुई। लेकिन इसमें क्या हुआ, बीटीआई में सबसे इंपॉर्टेंट था कि रूल कौन कौन से होंगे, कौन कौन से रूल मान से होंगे, किस देश की कंपनीज को कहां तक आजादी होगी, सेवाएं कैसे की जाएगी, निवेश कितना सुरक्षित होगा। ठीक है ना? यानी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, कहां होगा, किस तरह से होगा, ठीक है ना, किस वे में होगा। तो इनडायरेक्ट में एक बात ध्यान रखिएगा कि बीटीआईए एग्रीमेंट जो 2004 में इंडिया और ईयू के बीच में, वो कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग फैक्टर की तरह काम कर रहा था, यानी कंट्रोल या सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की तरह ये काम कर रहा था। ठीक है ना? तो हाँ, इसमें आप सिंपल, आप इसको इसको और अच्छे मैं आपको शब्दों में बताऊं तो आप इसको इससे समझिएगा। इसमें क्या है, व्यापार है, निवेश है और सेवाएं हैं। ठीक है ना? सेवाएं मतलब आप देखिएगा, और प्लस में नियम और कायदे, नियम और कायदे का पूरा पुलिंदा है ये किस में होगा, बीटीआईए में। यानी कंप्लीट एक रोड मैप है ना, स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं वो है। हाँ, तो इसमें हुआ ये कि अब इसे आप ऐसे सिंपल मान लो कि जैसे मान लो भारत बीटीआई, अगर देखो बीटीआईए को आपको बहुत सिंपल भाषा में समझना है तो आप ऐसे इसको उससे समझिए कि भारत एक बड़ा ज्वाइंट वाला घर है, मतलब ज्वाइंट फैमिली वाला घर है, और ईयू जो है वो अमीर है लेकिन स्ट्रिक्ट रूल वाला पड़ोसी है। ठीक है? इसको ऐसे समझिए। अब ईयू कहता है क्या कि मैं तुम्हारे घर में पैसा लगाऊंगा, ठीक है, सामान खरीदूंगा, लेकिन मेरे घर जैसे रूल्स तुम्हें अपनाने पड़ेंगे। अब भारत क्या कहेगा, ठीक है, लेकिन मेरा घर अभी बन रहा है, मेरा घर अभी बना नहीं है ना? तो मैं तुम्हारे जैसे कॉस्टली जो रूल्स है वो कैसे मतलब अभी नहीं मान सकता, है ना? तो मैं नहीं मान सकता। यही बीटीआई का मेन फंडा है ना? बीटीआई क्या कहता है, बीटीआई आप समझिएगा, अब यूरोप क्या कहेगा कि रूल्स हम बताएंगे, व्यापार कहाँ करना है वो हम बताएंगे, ठीक है ना, आपको पैसा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कौन सा सामान खरीदना है, सब हम बताएंगे आपको। और इंडिया अब एक डेवलपमेंट, इंडिया डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज है। इंडिया को अब चीज़ें डिसाइड करना है, ठीक है ना, वो डिसाइडिंग फैक्टर की तरह रोल नहीं निभा सकता है भाई। और यही सबसे बड़ी दिक्कत आ गई बीटीआई की। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहीं पर क्या हुआ, एक अब हम एक चीज और मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ इससे पहले, कि अब क्या हुआ कि जब बीटीआई एग्रीमेंट, अब आपको समझ में आ गया कि बीटीआई एग्रीमेंट क्या था, तो 2004 में शुरू हुआ। ठीक है ना? बीटीआईए समझौता, इसको समझौता कहना भी ठीक नहीं है, आप इसको सिर्फ वार्ता कहिए। ठीक है? कब शुरू हुई ये, 2004 में। लेकिन इसके सामने कुछ मेजर चैलेंजेस थे, कुछ मेजर चैलेंजेस। सबसे पहला था, वो था फार्मा की समस्या, है ना, दवाएं या फार्मा इश्यूज, दवाएं या फार्मा इश्यूज। ठीक है ना? क्योंकि अब ईयू क्या चाहता है, आप सोचिए, ईयू क्या कह रहा है, वो उनके पास जो है, यानी ईयू जो है उसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर है, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि उनके पास में जो दवाएं हैं उन पर लंबे समय तक
पेटेंट रहता है। ठीक है। अब इंडिया जैसी कंट्री के लिए अब ये वाला बात आप खुद सोचिए, ये वाली बात मानी जा सकती कि नहीं मानी जा सकती? भाई हमारे यहाँ अगर हम भारत में दिक्कत क्या है, भारत दुनिया को जेनेरिक मेडिसिन फैक्ट्री है हमारे हम लोग, है ना। और इसकी वजह से क्या हुआ, अगर हम ईयू की बात मान भी ले 1% के लिए, आप ये सोचिए हमने ईयू की बात मान भी ली, अगर हम ईयू की बात मान ले, तो हमारी जो सस्ती कैंसर और एचआईवी मेडिसिन है वो भारत में नहीं बन पाएगी, या नहीं बन पाएगी जो जेनेरिक मेडिसिन है। दवाइयाँ महंगी हो जाएगी, और दवाइयाँ अगर महंगी हो पाई तो अफ्रीका एशिया जैसी कंट्रीज के अंदर इलाज करना अफोर्डेबल नहीं होगा, है ना। तो बीटीआई के सामने सबसे बड़ा एक बड़ा कारण, इसीलिए भारत ने कहा था, ध्यान रखिए, इसीलिए भारत का एक बहुत बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट है कि हम व्यापार के लिए पब्लिक हेल्थ नहीं बेच सकते, है ना। बीटीआईए में जब बीटीआईए 2004 की वार्ता से इंडिया धीरे धीरे पीछे हट रहा था, और उसके पीछे एक बड़ा कारण जब फार्मा सेक्टर या फार्मा इंडस्ट्री आई, तो भारत ने क्लियर कहा था, क्लियर भारत का स्टैंड है कि हम व्यापार के लिए जो है पब्लिक हेल्थ को नहीं बेचेंगे। और ये ईयू जैसे जैसी डेवलपिंग कंट्रीज या ईयू जैसी जो मार्केट ओरिएंटेड और मार्केट ओरिएंटेड जो मैकेनिज्म है, उसके सामने ये चीज़ें आप समझिएगा एकदम जिद की तरह लगती हैं कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा है ना। दूसरा है वो है लेबर लॉस, इसे हम हिंदी में कहें तो श्रम कानून, श्रम कानून यानी कि लेबर लॉस, श्रम कानून। अब श्रम कानून में क्या हुआ कि ईयू की डिमांड थी कि भाई मजदूरों के लिए यूरोप जैसे रूल होने चाहिए, ठीक है ना। फैक्ट्रियों में क्या है, हाई कॉस्ट इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अब भारत की रियलिटी देखिएगा, भारत में क्या है, छोटे छोटे उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं, है ना, गांव कस्बों के हमारे क्या फैक्ट्रियाज हैं। अगर आप रियल एग्जांपल की मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, तो क्या हरियाणा और यूपी की जो टेक्सटाइल यूनिट्स है, उसमें अगर हम ये कहें कि भैया जर्मन फैक्ट्री जैसा पोल्यूशन कंट्रोल लगाइए, जर्मन फैक्ट्री जैसा आप जो है वो अपने स्टैंडर्ड्स को जो है आप ऊपर कीजिए, तो बहुत जल्दी बहुत चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि इंडिया जैसी कंट्री जो है, ये डेवलपिंग जो नेशंस है, वो इतना फास्टली उसको जो है एक्सेप्ट कर पाए या अडेप्ट कर पाए। अब अगर 1% हमने मान लिया अडेप्ट भी कर लिया, तो इससे क्या होगा, लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए श्रम कानून में अगर हम लोग ईयू की जो डिमांड है, या ईयू की जो डिमांड है वो हम मान ले, अब ईयू की डिमांड मान ले, तो जो हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्शन है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन जो है, अगर उसको हम ऊपर कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो लागत है वो बढ़ जाएगी। और अगर लागत बढ़ गई तो, और इंडिया की जो एमएसएमई सेक्टर है आपका, वो सरवाइव नहीं कर पाया, तो वो फैक्ट्री जो उत्पादन है, वो उत्पादन जो है वो गिर जाएगा। और उत्पादन कर गिर जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपकी, या जो अनएम्प्लॉयमेंट है आपकी, वो बढ़ जाएगी। यानी इस इनडायरेक्ट में यही फैक्ट्री जो है जिसको प्रोडक्शन के लिए खोला गया था, किसके लिए, बीटीआईए एग्रीमेंट के तहत, अब वही धीरे धीरे जो है वो कमजोर है, वीक हो जाएगा, है ना। मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। इसीलिए ध्यान रखिए, पहले मैं आपको बताता हूं, जब दवाओं की बात आती है या जब फार्मा की जब बात आती है, तो इंडिया का बड़ा अच्छा एग्रीमेंट है। इंडिया क्या कहता है कि भैया पब्लिक हेल्थ जो है, पब्लिक हेल्थ जो है वो व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है, ये इंडिया का आर्ग्यूमेंट है, ध्यान रखिएगा। और जब श्रम कानून की बात आती है या जब लेबर लॉ की बात आती है, तो भैया हम, हमारा एक सीधे शब्द है, हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट जो है हमारा वो पहले है, ठीक है, और परफेक्शन जो है वो हमारा बाद में है, परफेक्शन बाद में है। इंडिया का क्लियर लॉजिक है। जब लेबर लॉज की जब भी बात आए, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, परफेक्शन बाद में है, डेवलपमेंट पहले है। इसीलिए यूरोपियन यूनियंस के जो श्रम कानून हैं उसको लेकर के इंडिया की कड़ी आपत्ति थी, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपका कृषि, कृषि व्यापार, कृषि व्यापार। कृषि व्यापार क्यों, एग्रीकल्चर की अगर जब भी हम बात करते हैं, तो भैया ईयू की ताकत क्या है, आप सोचिए, भारी सब्सिडीज देते हैं अपने मार्केट, अपने लोगों को, ठीक है ना। हाई मैकेनाइज्ड जो फार्मिंग जिसे कहते हैं, या हाई मशीनरीज जिसे वो होते हैं, और भारत में उसके बदले छोटे किसान हैं,
कम सब्सिडी मिलती है। अब अगर ईयू का, अगर हम सोचें कि ईयू का जो मिल्क पाउडर है या चीज़ इंडिया में आ जाए तो सस्ता होगा क्योंकि सब्सिडी मिलती है वहाँ पे, और जो इंडियन डेयरी प्रोडक्ट्स है वो क्या करेंगे, compete ही नहीं कर पाएंगे उनको, और compete नहीं कर पाने की वजह से क्या है, हमारी जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो गिर जाएगी। इसीलिए ध्यान रखिए एफटीए वगैरह से, जो अभी इंडिया यू का एफटीए हुआ, इससे किसान संगठन खुश नहीं थे ज़्यादा, है ना। आज भी एग्रीकल्चर एक बड़ा कारण है, बड़ा जो है चीज़ें बना हुआ है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या हुआ कि ईयू सिर्फ जो है वो टेरिफ नहीं, रूल एक्सपोर्ट भी करता है, ये उसका उस समय का मानना था। ठीक है ना। अब ईयू क्या कहेगा कि ईयू ये कहेगा कि भाई प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, पैकेजिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होंगे, लेबल कैसे लगवाना होगा, डेटा कैसा स्टोर होगा, है ना। तो वो अब आप हमारे अकॉर्डिंग करोगे। अब इंडिया क्या आएगा, इंडिया को डर क्या है कि अगर हम मार्केट को खोल दें, कल को कंट्रोल जो है वो तो यूरोपियन कंपनीज के पास में रहेगा, और यूरोपियन कंपनीज के पास में अगर डेटा कंट्रोल है तो भाई आप देखिएगा वो कहीं ना कहीं जो है आपका चीज़ें जो है वो मिसमैच कर जाएगा। ठीक है। तो ये 4 बड़े फैक्टर थे बीटीआई वार्ता का फेल होना, ध्यान रखिए। और 2013 के अंदर बीटीआई वार्ता जो है वो स्थगित कर दी गई। ठीक है। अब हम चलते हैं टेबल के ऊपर दोबारा से। देखिए 2004 में भारत यूरोपीय संघ के बीच में औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की गई थी। ठीक है। भारत को केवल सहायता प्राप्त देश नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देखने की शुरुआत, पहला 2004 में। ठीक है ना। 2007 में हमने बीटीआईए एग्रीमेंट पर वार्ता शुरू की। अब तक हमने इंडिया ईयू के बीच की बीटीआई वार्ता देख ली। पहली बार व्यापार, सेवाओं और निवेश को एक साथ, ध्यान रखिए एक सेकंड, निवेश को एक साथ जोड़कर देखने का प्रयास किया गया ना, और विद रूल मैकेनिज्म के साथ में। ठीक है। 2010 और 12 में कई दौर की गहन वार्ताएं होती हैं जिसमें श्रम, पर्यावरण, बौद्धिक संपदा अधिकार से मुद्दों पर मतभेद उभर कर सामने आए थे। तो मैंने आपको 3-4 बातें समझा दी अच्छे से। बीटीआईए एग्रीमेंट की या नेगोशिएशन की जो वार्ता है उसके सामने जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी, लेबर लॉज थी, इन्वायरमेंट रूल्स थे, आईपीआर जिसे कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसे कहते हैं, वो बड़े मुद्दे बने। और ये जो मतभेद है ये बड़े लेवल पर आए। इससे क्या हुआ कि 2013 तक बीटीआई की वार्ताएं स्थगित हो गई और नियामक मानकों बनाम विकासात्मक आवश्यकताओं में स्पष्ट टकराव देखने को मिलता है। यहां से फिर एक डिबेट आपके सामने, एक कमीशन आपसे पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बन गया। ठीक है। हाल ही में हुई यूरोपियन यूनियन और इंडिया की डील के मद्देनजर या यूरोपियन और इंडिया की जो इकोनॉमिक या जो डील है ना, एफटीए की जो डील है, उसके संदर्भ में एक बहस स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है कि नियामक मानकों बनाम विकासात्मक आवश्यकताओं के मद्देनजर भारत ने विकासात्मक आवश्यकताओं का चयन किया। कैसे या किस तरह से? तो आप समझते हैं ना, ये हाँ, इंडिया जो है जब भी बात करता है तो इंडिया क्या करेगा, मैंने आपको पीछे बताया था कि इंडिया ने जब बात आई इंडिया की कि भाई हम जो है हमारा फार्मा इशू का आता है, तो हमने कहा कि हमारा फार्मा इशू पब्लिक हेल्थ जो है वो हमारा व्यापार का भाग नहीं है। जब बात आई इंडिया के लेबर लॉज की तो इंडिया ने सीधा स्पष्ट कह दिया कि हम लोग जो है डेवलपमेंट जो है पहला चुनेंगे, परफेक्शन बाद में चुनेंगे। ठीक है। तीसरा बात आया हमारा कृषि व्यापार का, तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि एग्रीकल्चर की सेक्टर में जो सब्सिडीज दी जा रही है वो किसी भी तरीके से जो है हाँ गलत नहीं है। ठीक है। चौथा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात आई तो हमने कहा कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि आप लोग यहाँ आइए, आप लोग सब जो है ट्रेड कीजिए, लेकिन उसका कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में रहे। तो इंडिया का स्पष्ट स्टैंड जो था, इसकी वजह से 2013 में ये बीटीआई की वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ठीक है। इससे क्या हुआ, 2014 से 19 तक एकदम ठंडे बस्ते में
सब कुछ चला गया, कोई सीमित समानता, कोई ठोस प्रगति इस एरिया में नहीं हुई। इसी वजह से क्या हुआ यहाँ से, अब एक तरफ तो एकदम आप समझिए कि डिक्लाइन फेज है इंडिया ईयू के बीच में ट्रेड को लेकर, और उधर क्या हो रहा है, उधर एक तो ब्रेग्जिट हो गया, यानी ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर, और दूसरा एशिया प्रशांत पर भारत का फोकस जो है वो लगातार बढ़ गया है ना। अब भारत बात करने लगा इंडो पैसिफिक रीजन की, अब भारत बात करता है ट्रेड इन द इंडो पैसिफिक रीजन, है ना। अब भारत क्या करता है, ट्रेड इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। अब 2020 के बाद यानी कोविड 19 महामारी से अब क्या हुआ कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो बड़ा मुद्दा बन के निकले, यानी ग्लोबल वैल्यू चेन का जो 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 डिसरप्शन है वो एक बड़ा चैलेंज बना, खास करके चाइना को लेकर के जो सेंटर मुद्दा आया वो। अब यूरोप की चीन पर अत्यधिक निर्भरता जो है उसको एहसास हुआ कि भाई हमारी डिपेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा है। 2021 में इन्होंने क्या किया, भारत ईयू ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल टीटीसी की स्थापना करते हैं ये लोग, ठीक है। व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला की भू राजनीति पर हम बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ मैं आपको और एक मजेदार एंगल समझाता हूँ। हम लोगों ने अभी इससे पहले क्या डिस्कस किया कि बीटीआई की वार्ता 2004 में शुरू करते हैं इंडिया और यूरोप, और 2013-14 तक खूब चलते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही आप समझे यूक्रेन का युद्ध होता है, सॉरी मैं आपको, जैसे ही मान लीजिए जैसे ही यूक्रेन वॉर हुआ, तो यूक्रेन वॉर ने इससे पहले का जो नेगोशिएशन था, यानी यूक्रेन वॉर ने क्या किया, इससे पहले का जो नेगोशिएशन है उसको जियोपॉलिटिकली शिफ्ट किया। कैसे किया, जियोपॉलिटिकली शिफ्ट कर दिया। जियोपॉलिटिकली शिफ्ट कैसे कर दिया, हाँ क्योंकि 2013 में बीटीआई फेल हो गया। अब ईयू क्या था, ईयू जो है वो रूल्स फर्स्ट को लेकर काम कर रहा था, जबकि इंडिया डेवलपमेंट फर्स्ट को काम, मैंने क्या बताया कि हमें परफेक्शन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, है ना। और अब यहां से क्या हुआ, जियो पॉलिटिकल स्टोरी शुरू होती है। कैसे, हाँ कि अब इससे पहले क्या था, अब समझिए यूक्रेन वॉर से पहले का अगर हम देखते हैं, तो यूक्रेन वॉर से पहले का जो व्यापार है, आप या यूक्रेन वॉर से पहले का जो व्यापार श्रृंखला है, व्यापार है या जितनी भी वार्ताएं हैं वो क्या है, इकोनॉमी बेस्ड है, इकोनॉमी सेंट्रिक है ना। या इसको हम कहीं रीजन वाइज की बात करें तो ये जियो इकोनॉमिक सेंट्रिक है, ठीक है। और जियो इकोनॉमिक सेंट्रिक है, और बहुत ही वो किस पर बेस्ड है, वो नेशनल इंटरेस्ट पर, राष्ट्रीय हितों पर बेस्ड है, राष्ट्रीय हितों पर बेस्ड है। और इस वजह से क्या है कि हाँ, इस वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं ना। चेंजेस क्या है, अब पहले व्यापार और वार्ताएं क्या है, जियो इकोनॉमिक बेस्ड सेंट्रिक है और राष्ट्रीय हितों पर बेस्ड है। अब क्या हुआ इसके बाद, अब जो व्यापार है आपका, हाँ जी, हाँ अब जो आपका व्यापार है वो क्या हुआ, वो जो ट्रेड है वो आपका, वो आपके प्रभाव क्षेत्र का भी पर्यायवाची बन गया। समझ में आई बात आपको, सुरक्षा, क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति इसका भी पर्याय बन गया। अब यहां से स्टार्ट हुआ असली फैक्टर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट निकल करके आया, इसका नाम क्या है, चाइना फैक्टर, चीन कारक। चीन कारक क्या क्यों आया, ईयू को समझ में एक बात आ गई कि चाइना पर ज्यादा जो डिपेंडेंसी है वो डेंजरस है। डेंजरस कैसे है कि कोविड और यूक्रेन वॉर ने स्पष्ट कर दिया, है ना। भाई ईयू को क्या है, अल्टरनेटिव चाहिए, और इंडिया नेचुरली ऑप्शन बनता है। ध्यान, जब भी बात होती है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मैं समझिए हमारी बात को, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, जब भी वेस्टर्न वर्ल्ड
चाइना के अल्टरनेटिव की बात करता है या एशिया में अल्टरनेटिव ऑप्शंस की बात करता है, तो इंडिया नेचुरली ऑप्शन बन जाता है उनके पास में। उनकी एक अनिवार्य शर्त बन जाती है इंडिया पे काम करना। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि छोटे छोटे रीजनल फैक्टर्स या रीजनल कंट्रीज और भी काम करें, लेकिन इंडिया के उसके मुकाबले कोई उस एरिया में है नहीं, दक्षिण एशिया की अगर हम खासकर बात करें। ठीक है ना। दूसरा, सप्लाई चेन जियो पॉलिटिक्स को देखें तो भाई सामान कहाँ बन रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है। अब यूक्रेन वॉर के बाद में ये भी एक बड़ा मुद्दा बनने लग गया। आप अगर एग्जांपल की बात करो तो आप देखिए ना, सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर चिप्स में जैसे चाइना डोमिनेंट था, और चाइना डोमिनेंट होने की वजह से क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो ज़्यादा हो गई। अब यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है, यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भैया अब व्यापार का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, है ना। और इसी के बाद में क्या हुआ कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आ गई। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सब कोई कंट्री चाहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए ना। यू अब क्या है, यूएस या चाइना से पूरी तरह डिपेंडेंसी अपनी खत्म करना चाह रहा है ना। अब एनर्जी क्राइसिस क्या हुआ, रशिया गैस बंद हो गई यूरोप को मिलना, ठीक है ना। इससे क्या हो, डिफेंस डिपेंडेंसी भी बढ़ रही थी दोनों देशों के बीच में, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो ट्रेड डील्स है आपकी, यानी अब जो ट्रेड डील्स है, अब जो ट्रेड डील्स है आपकी, है ना, या व्यापार वार्ताएं जो है वो भाग बन गई। वार्ताएं जो है वो भाग बन गई किसका, सुरक्षा वार्ताएं का, सुरक्षा वार्ताओं का। समझ में आई मेरी बात आपको। हाँ, अब आप एक क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर, मैं आपको एक बहुत यूनिक क्वेश्चन आपको देता हूँ। बीटीआईए की असफलता का कारण, बीटीआईए की असफलता का कारण नियम आधारित यूरोपीय सोच और विकास आधारित भारतीय वास्तविकता के बीच टकराव था। क्या लिखा, बीटीआईए, बीटीआईए की असफलता के कारण, असफलता का जो कारण था वो क्या था, नियम आधारित यूरोपीय सोच और क्या था बताइए। हाँ, हाँ, विकास आधारित भारतीय आवश्यकता, भारतीय आवश्यकता, आवश्यकता के बीच टकराव, के बीच टकराव था। ठीक है, इसलिए वर्तमान इंडिया ईयू समझौता इसलिए संभव हुआ क्योंकि वैश्विक भू राजनीति ने व्यापार को आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बना दिया। समझ में आ गई हमारी बात आपको। हाँ जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक। हम्म, हाँ बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, बिल्कुल। हम्म, हम्म। ठीक है, तो हम लोग चले अपनी टेबल पे वापस। ठीक है, 2021 तक हमें समझ में आ गया। 21 तक हमने क्या किया, 20 में कोविड आ गया, और 20 में कोविड आने में यू को एक बात दिख गई कि क्या हुआ कि चीन पर ज्यादा डिपेंडेंसी डेंजरस है ना। 21 में क्या बना, टीटीसी बना। 21 में बना टीटीसी, इंडियन ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल। और अब क्या हुआ, तकनीक और आपूर्ति श्रृंखला की भू राजनीति शुरू हो रही है ना। टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, सप्लाई चेन की बात हो रही है, डिजिटल रूल की बात हो रही है। और अब यानी कि भैया आपको सिर्फ सामान बेचना नहीं है, बल्कि सामान यानी जो गुड्स और सर्विसेज में जो डाइवर्सिफिकेशंस हैं उसको भी समझने की जरूरत है ना। 2022 में हो गया रशिया यूक्रेन युद्ध, मैंने अभी जस्ट आपको समझाया। ठीक है ना। इससे क्या हुआ, यूरोप के लिए आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार रणनीति का एक पुनर्मूल्यांकन होने की आवश्यकता फील हुई। किसको, किसको, एनर्जी क्राइसिस और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, किसको, यूरोप को।
ठीक है ना। यानी कि अब इंडिया जैसी कंट्री, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बड़ी मार्केट है ना, चाइना जैसा रिस्की नहीं है, तो भाई नेचुरली उसको चाहिए इस चीज़ को ना। 2023 में क्या हुआ, 2023 में दोबारा से यूरोपियन यूनियन जो है वो ट्रेड्स को लेकर के या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के जो है इंडिया जैसी कंट्री से बात करना शुरू करता है। यानी इस बार उसकी जो टोन थी वो बदल गई। पहले की जारना याद कीजिए, यही यूरोपियन यूनियन है, ब्रेग्जिट से पहले की अगर हम बात करें तो जो BTIA को लेकर के बहुत ज़्यादा रिजिड था। लेकिन अब 2023 के अंदर जब रशिया यूक्रेन का एक बड़ा इफेक्ट उसको देखने को मिला, तब यही यूरोपियन यूनियन है जो एकदम नरम हो गया, एकदम टोन चेंज हो गया है। अब ईयू का माइंडसेट ध्यान रखिए, परफेक्शन रूल नहीं, क्या चाहिए, यही परफेक्शन जो इंडिया के लिए परफेक्शन की डील कर रहा था या इंडिया को परफेक्ट बनाना चाह रहा था, अब ये प्रैक्टिकल डील चाह रहा है। ठीक है, तो अब इंडिया का माइंडसेट क्या है, जो है वो हम ओपनिंग करेंगे, ठीक है, आपकी बात हम मानेंगे, लेकिन धीरे धीरे तरीके से हम लोग आपकी बात मानेंगे। ठीक है, 2024 में क्या, वार्ता में तेजी हुआ, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान हुई, व्यवहारिक दृष्टिकोण चरणबद्ध तरीके से उदारीकरण की सहमति हुई। 25 में क्या हुआ, राजनीतिक सहमति मजबूत हुई, साझा रूप से ऐतिहासिक समझौता जो है इसे कहा गया है। यानी कब हुआ है आपका, ठीक है, दिसंबर के लास्ट तक ये काफ़ी ट्रेड नेगोशिएशन जो है, जिसे वार्ता 2.0 हम लोग कहते हैं, ट्रेड 2.0, घरेलू विरोध को संतुलन और सुरक्षा उपाय को संभालना। और जनवरी 26 में ये समझौता संपन्न हुआ है। मदर ऑफ डील्स, ओल्ड डील्स कहा गया, एक भू राजनीतिक उपकरण इसको को भी माना जाने लगा, है ना। और 20 साल की बातचीत के बाद हमने 26 जनवरी 2026 को 25 को सॉरी 26 जनवरी 2026 को हमने ये ट्रेड डील साइन कर ली। ठीक है ना, अब तक का सबसे बड़ा समझौता ट्रेड डील जो है, लेकिन अभी रेक्टिफाई नहीं हुआ है, अभी टाइम लगेगा, मैं वो बताऊंगा कैसे कैसे होगा। ठीक है ना। हाँ, तो अब एक फिर उस डिबेट में एक क्वेश्चन कीजिए कि BTIA इसलिए फेल हुआ क्योंकि EU ने यूरोपीय नियम थोपने की कोशिश की, जबकि भारत अपनी विकासात्मक वास्तविकताओं की रक्षा करना चाह रहा था। ठीक है, हाँ, और 2024 जो 26 का जो समझौता है वो इसलिए सफल हुआ क्योंकि दोनों ने व्यवहारिक और चरणबद्ध तरीके से अपना आगे का रास्ता जो है वो बढ़ाया है इन्होंने। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम समझिए, अब तक हमने अभी करवा दिया है आपको EU, और इस क्लास में, अब तक की क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया है कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो ट्रेड डील है इसके पीछे के कारण क्या थे, वो किस तरह से आगे बढ़े, उसके पीछे के बड़े फैक्टर्स ने कैसे इस डील को रीशेप किया, क्या कारण है कि जो BTAI में यूरोपियन यूनियन जो है वो एक रिज्ड फॉर्म में काम करता है, लेकिन 2022 के बाद में वही यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया के साथ में ट्रेड डील्स को आगे बढ़ाना चाह रहा है। इस तरह के बड़े मुद्दे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन चरणों को, हमने जो अभी टेबल हमने देखा उसको चरणों में। पहला चरण है बाजार पहुंच। देखिए, भारत को अपने अधिकांश जो प्रमुख निर्यात क्षेत्र, जैसे कि आपका जो टेक्सटाइल और चमड़ा इंडस्ट्री जो है, उसके लिए शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त है। ठीक है, इससे क्या है, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। यूरोपीय संघ जो है उसको ऑटोमोबाइल, मशीनरी, शराब, फार्मास्यूटिकल, पूंजीगत सामान और विलासिता उत्पादन के विशाल भारतीय बाजार तक बेहतर पहुंच प्राप्त होती है। यानी पहले चरण में क्या होगा, इंडिया EU ट्रेड डील के फर्स्ट फेज में इंडिया जो है उसको अपने जो टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज है उसको बीट करने का मौका मिले, कहाँ पर, यूरोपियन यूनियन के मार्केट के अंदर। और जो यूरोपियन यूनियन है उसको ऑटोमोबाइल, मशीनरी, शराब और फार्मास्यूटिकल और पूंजीगत जो सामान है वो इंडिया जैसी बड़ी मार्केट के लिए वो एक्सेस हो पाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट फेज होगा। तो फर्स्ट फेज किसको शो करता है, ध्यान रखिए, वो किसको करता है, मार्केट को, ध्यान रखिए, इसको मार्केट को। ठीक है, तो दूसरा फेज है वो क्रमिक चरणबद्ध प्रक्रिया है, यानी कि सीक्वेंस जो फॉर्मेशन है वो कैसी है, तो इसमें क्या होगा, शुल्क कटौती हर बार मतलब होगी, तुरंत नहीं होती है, अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग होगा। इसे 5, 7 या 10 वर्षों के लिए अलग अलग चरणों में इसे शुल्क कटौती की जाएगी। ठीक है, इसमें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इससे उद्योगों को समायोजन करने का समय मिलता है और संवेदनशील क्षेत्र पर पड़ने वाले झटकों को कम किया जा सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर।
ठीक है। फिर तीसरे फेज में क्या होगा, सेवाएं और व्यावसायिक आवागमन होगा। भारत की तेजी से बढ़ती सेवा अर्थव्यवस्था विशेषतः रूप से आईटी और जो आपका आईटीईएस जिसे हम कहते हैं दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं और तकनीकी के परामर्श को यूरोपीय संघ के बाजार में बेहतर पहुंच प्राप्त होने की संभावना है। और चौथे में क्या है, निवेश और मानक। चौथे में क्या है, निवेश और मानक होंगे। ठीक है, निवेश मानक क्या है कि नियमों में समायोजन, सामंजस्य स्थापित करके और व्यापार बाधाओं को कम किया जाएगा। ठीक है ना, वोक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, बीएएसएसएफ जैसी यूरोपीय संघ की कंपनियां भारत में अपने परिचालन का विस्तार कर सकती है। ठीक है ना, देखिए आपका इधर एकदम आपको ओडी जैसी कारें जो है इस तरह से दिखेगी बहुत जल्द। इस तरह के बड़े बड़े प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। देखने की बात आप समझ लीजिए, भारत के 150 करोड़ लोगों में से कितने लोग हैं जो ओडी खरीद पाएंगे, बड़े क्वेश्चन। भारत में वो कितने लोग हैं जो यूरोपियन जैसी यूरोपियन मार्केट में चलने वाली विलासितापूर्ण जो चीज़ें हैं उसको एक्सेस कर पाएंगे। भाई भारत के लोगों को अपना स्टैंडर्ड्स भी तो देखना है ना, हमारा वेल्थ क्रिएशंस कितना हो रहा है, क्या हम लोग कैपिटलिस्ट मूवमेंट के अंदर उस तरीके से स्ट्रक्चर में सेट हो रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए। वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, वहां पर वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ वेल्थ गैप बहुत ज़्यादा है, गैप बहुत बड़ा है। तो इसलिए उतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचें कि भारत में 2030 तक जो है भारत की सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ेगी, एकदम ओडी गाड़ी में हम लोग चलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। होगा कितना चयनित प्रकार का होगा। यानी कि इस डील से भी कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखें तो एक कैपिटलिस्ट मूवमेंट दोबारा से आएगा और कैपिटलिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा बड़े स्केल का होगा। ठीक है, खैर ये इसकी जब हम लोग समाज और सुरक्षा की बात करेंगे तब हम इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अभी आप लोगों को डराने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप लोग सिर्फ इतना भर कीजिए कि इंडिया ईयू डील जो है उसके सब अच्छे अच्छे मतलब है, अभी के लिए हम लोग ये मान लेते हैं। ठीक है, और लास्ट का जो फेज है, फिफ्थ फेज, वो नए ढांचे की निम्नलिखित मतलब नए ढांचे को, जैसे कि जलवायु प्रौद्योगिकी सहयोग हो गया, जलवायु संबंधी विचार हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ों को वो जो है वो लेके चलेगा। ठीक है, अब इसका नेचर ऑफ डील की बात करते हैं। तो नेचर ऑफ डील में क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जो नेचर ऑफ डील है, नेचर ऑफ डील नॉट ए सिंगल एग्रीमेंट बट ए फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क किसका है, इंडियन ईयू डील इज अ बेस्ट अंडरस्टूड एज ए मल्टी लेयर्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। देखना मल्टी लेयर्स में क्या मतलब हुआ, इसमें क्या इंक्लूड्स है, एक तो ट्रेड लिबरलाइजेशन इंक्लूड है, दूसरा इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी इंक्लूड है, रेगुलेटरी अलाइनमेंट्स है। ठीक है, और ये दोनों पक्षों की बहुत गहन वार्ता के बाद, इसमें ऐसा नहीं कि एक पक्ष के लिए झुका हुआ है, दोनों पक्षों की वार्ता के बाद में, और सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये जो है ये चार आप इसको बड़े स्केल पर मान सकते हैं। ज्योग्राफिकली दिस मीन्स अ सर्टेन फंक्शनल इकोनॉमिक कॉरिडोर बिटवीन द साउथ एशिया एंड यूरोप डिस्पाइट द फिजिकल डिस्टेंस। ज्योग्राफिकली ये, जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी को रिशेप करेगा। लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगने के लिए दो शर्तें बहुत है। यूरोप कानून बनने से पहले क्या होगा, दो शर्तें पूरी करनी हो। पहली शर्त, भारतीय संसद और सदस्य राज्यों द्वारा अनुमोदित करना पड़ेगा इसे। ठीक है, दूसरा, भारत की संसदीय और नियामक प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुमोदित करना पड़ेगा। पहले यूरोपीय संघ की जो संसद है और उनके जो स्टेट्स हैं उनको रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा। फिर इंडियन की जो हमारे इंडिया की जो संसद यानी पार्लियामेंट है उसे भी इसे मंजूर करना पड़ेगा। और लगभग 2027 के बाद के आसपास जाकर के आप समझिए इस पे काम होना शुरू होगा। ठीक है, भारत और ईयू के बीच में जो करीब लगभग 136 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड है, मतलब 2024 और 25 में। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये इस डील से काफ़ी गुना बढ़ जाएगा। एफटी में लगभग 97% जो टेरिफ लाइंस पर जो है वो प्रिफरेंशियल्स एक्सेस जो है हमें मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्सटाइल, लेदर, मेरीन प्रोडक्ट्स, जेम, ज्वेलरीज एंड इंडियन एक्सपर्ट जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बड़े स्केल पर यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है पेनिट्रेट कर पाएंगे और इनको ईयू में कम टेरिफ और ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो संवेदनशील क्षेत्र जिसमें डेयरी, पोल्ट्री, शुगर हो गया, है ना, सोया मिल हो गया, जैसे सेंसिटिव एग्रीकल्चर जो स्टोरेज हैं उनके जो फेजेस है उसमें उतार चढ़ाव
शामिल है, लेकिन कुछ सेफ गार्ड्स हमें रखने की जरूरत पड़ेगी उसमें। ठीक है, ये इसका नेचर है बेसिक। ठीक है, इसके बाद है ट्रेड्स इन गुड्स, है ना। गुड्स में कैसा ट्रेड्स होगा, देखिए जो व्यापार उदारीकरण मैंने बताया आपको, इस ट्रेड डील का एक पहला जो नेचर है व्यापार उदारीकरण। उसमें क्या, यूरोपीय संघ और दोनों अर्थों के बीच में व्यापार की जाने वाली 97% जो वस्तुएं हैं उसमें मतलब काफ़ी कम कर दिया गया, यह बात समझ में आ गई। भारत भी यूरोपीय संघ में लगभग 99% निर्यात जो है मामले में ऐसा ही करेगा भारत भी। ठीक है, प्रभाव क्या होगा, हमने आपको जस्ट बताया है, इससे हमारा जो लेदर की इंडस्ट्री है, इससे हमारे जो चमड़े के सामान है ना, या फिर जो आपका जो टेक्सटाइल जो है, समुद्री उत्पाद है, वो शुल्क भुगतान कम हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे कार मशीनरी मैंने आपको समझा दिया है, अभी हो गया डिस्कस हमारा। लेकिन जो संवेदन क्षेत्र है उनको थोड़ा सामने रखा हुआ है कि भाई हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें आप समझिए कि इंडिया जो इंटरेस्ट लाइज इन द एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स वेयर इट्स ए कंपेरेटिव एडवांटेज, किस में हो सकता है, सबसे पहला जेनेरिक जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज है, उसमें इंडिया के सामने एक बड़ा मतलब स्केल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा टेक्सटाइल एंड जो हमारे फार्मा सेक्टर्स है ना, जैसे लाइक जो हमारा जो टेक्सटाइल जो एक्सपोर्टर्स है उसको ईयू में बेहतर एक्सेस एक्सेस मिल पाएगा, इससे हमारा जो ट्रेड का बास्केट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। फिर आपका इंजीनियरिंग एंड ऑटो कमेंट्स, है ना, सॉरी ऑटो जो कंपोनेंट्स है वो भी हमारे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। ईयू में क्या होगा, लग्जरी का, ईयू से इधर इंडिया क्या आएगा, लग्जरी कार्स हो गया, वाइन एंड स्पिरिट्स हो गया, हाई एंड मशीनरीज हो गया। ठीक है, दोनों के दोनों कैपिटलिस्ट वो है। ठीक है ना, तो आप सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए कि ट्रेड डील्स में जो है वो कितना कितना सही है और कितना मतलब अभी तक बात करने लायक है। द प्रॉब्लम इज एसिमेट्रीज जो है, यानी कि एसिमेट्री मतलब समझते हैं आप, असममित, नहीं असममित जिसे हम कहते हैं असममित, ये प्रॉब्लम है क्योंकि यूरोपियन फर्म्स आर कैपिटल इंटेंसिव, ध्यान रखें कैपिटल इंटेंसिव एंड द टेक्नोलॉजी रिच, वाइल इंडियन सेक्टर्स आर द लेबर इंटेंसिव। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये बड़ी डिबेट होगी। एंड दिस क्रिएटर्स फियर्स इंडिया अबाउट द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एमएसएमई डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रेड्स नेगोशिएशन बिकम्स ए पॉलिटिकली सेंसिटिव डोमेस्टिकली। ठीक है ना सर, तो इसमें आपका एक बड़ा जो आपका डिबेट बनता है वो बनता है कि हु गेन और हु हेजिटेट। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रेड इन सर्विसेज, तो इसमें क्या है, संरक्षण के क्षेत्रों में और अधिक गहराई तक उतरना, इसमें यूरोपीय कंपनियों को भारत में विस्तार करने के लिए कानूनी निश्चितता और पूर्वानुमान प्रदान करना है। नियामक सहयोग को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरण, इस तरह का। और रणनीतिक क्षेत्र में बात करें तो ऊर्जा सहयोग हो गया, जलवायु संबंधी लक्ष्य हो गया, आपूर्ति श्रृंखला में जो है इसके कुछ प्रति संतुलन है वो हमें देखने को मिलेंगे। सर्विसेज ट्रेड इज वेयर इंडिया हैज स्ट्रेंथ, स्पेशली आईटी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और प्रोफेशनल जो हम लोग सेवाएं देते हैं वो। इंडिया डिमांड क्या करेगा, इंडिया डिमांड क्या, ईस्टर्न मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनलिज्म हो गया, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, जो रिकॉग्नाइज करे हमारी क्वालिफिकेशंस को। और जो कोज है या कॉशन जो है हमें रखना होगा, लेबर लॉज वेरी अक्रॉस मेंबर स्टेट्स। ठीक है, जो माइग्रेशन इज पॉलिटिकली सेंसिटिव है। सो इंस्टेंट ऑफ फ्री मूवमेंट, हाँ 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 बिल्कुल, वो टेम्परेरी मोबिलिटी जो है ना उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना, हाँ मतलब आप समझिए, व्यापार हुआ, आईटी सेवाएं हुई, व्यवसायिक सेवाएं हुई, इसके लिए इसमें बहुत से प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, मतलब पेशेवर जो लोग हैं उसके लिए अस्थायी रूप से आवाजाही तंत्र ही मौजूद होगा, आप आ सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप शेंगेन की तरह भाई मुक्त आवागमन नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना, प्रतिबंध है, पर वो क्वालिफिकेशन बेस्ड है या मेरिट बेस्ड है। ठीक है ना। दिस है इन्वेस्टमेंट सप्लाई चेन, इंडिया यू ट्रेड, है ना। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक चार्ट है, इसमें एक्सपोर्ट्स टू ईयू, है ना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, फिर हम आपका इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जो है, स्मार्टफोन्स है, फिर टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स है। ठीक है ना, फिर आपका मशीनरी एंड कंप्यूटर्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन एंड स्टील। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, फुटवियर्स हो गया, कॉफीज हो गया ना, ये एक्सपोर्ट करेगा कहाँ, टू यू। इंपोर्ट फ्रॉम यू, इंडिया जो है इंपोर्ट क्या करेगा, तो मशीनरी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरक्राफ्ट,
है ना, एयरक्राफ्ट। इसीलिए तो अमेरिका को इशू हो गया है। मैं नेक्स्ट क्लास हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि अमेरिका को क्यों इशू है इस ट्रेड डील को लेकर, कि भैया हम लोग एयरक्राफ्ट में हम जो आपका एरोस्पेस इक्विपमेंट्स हैं, अब उसमें बड़े स्केल पर काम करेंगे, तो इससे बोइंग जैसी कंपनीज को सामने बड़ा चैलेंज आ जाएगा ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, है ना। उसको लाजमी है उसका गुस्सा होना। ठीक है, मेडिकल जो डिवाइसेस है, वो जेम्स ज्वेलरीज हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, और प्लास्टिक्स, ये जो हम लोग वहां से इंपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर एक चाइना प्लस लॉजिक, चाइना प्लस वन लॉजिक्स, मैंने आपको पहले बता दिया था कि चाइना की जो डिपेंडेंसी है उसको कैसे कम करना है ना। चाइना प्लस वन, यानी यहाँ प्लस वन का मतलब है वो इंडिया को कैसे अल्टरनेटिव देख रहे हैं। EU6 जो अल्टरनेटिव टू चाइना फॉर मैन्युफैक्चरिंग, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी। इंडिया ऑफर क्या करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, चाइना में उस बजाय उस कंपेरेटिव कंपेरिजन में नहीं है। लार्जर वर्कफोर्स है वहाँ है, लेकिन आपका उनका जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो रहा है। डोमेस्टिक डिमांड जो है हमारे यहाँ बढ़ रही है। ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट चैप्टर्स एम्स टू द प्रोटेक्ट्स यू कैपिटल फ्रॉम्स द पॉलिसी अनसर्टेनिटी, रेट्रोस्पेक्टिव जो टैक्सेशन है वो एक बड़ा स्केल पर हमारे कुछ मुद्दे बनेंगे। ठीक है ना, पावर एसिमेट्रीज इन नेगोशिएशंस, है ना, चीन यूएस ट्रेड टेंशन के बीच में यूरोप और इंडिया दोनों ही चाहते हैं कि सप्लाई चेन जो डाइवर्सिफाई हो। यू का लक्ष्य क्या है, चाइना पर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कम करना, मैंने बताया आपको, मार्केट एक्सेस करना इंडिया का, और हमारा जो टेक कॉपरेशन है वो बढ़े। ठीक है ना, यही है ना, हमारा जो टेक कॉपरेशन है वो बढ़ना चाहिए। अब क्या, रियलिटी ऑफ द अनइक्वल पार्टनर्स, देखिए आल दो कोल्ड ए पार्टनरशिप, द EU नेगोशिएशंस एज ए जैसे अन या यूनिफाइड ब्लॉक, ध्यान रखिएगा, नेगोशिएशन एज ए यूनिफाइड ब्लॉक, कंट्रोल सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड्स को लेकर होता है। इंडिया नेगोशिएट अलोन एंड अडेप्ट टू एक्सटर्नल रूल्स, दिस क्रिएट इज द नॉर्मेटिव डोमिनेंस एंड रेगुलेटरी जो प्रेजेंस है उसको क्रिएट करता है, यानी स्ट्रक्चर्ड इनइक्वलिटीज जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, नोट इक्वलिटीज, ध्यान रखना एक बात का आपको। ठीक है, और आधिकारिक आशावाद की बात करें तो हमारे यहाँ जो कॉमर्स मिनिस्टर है आपके पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा कि भाई एक्सपोर्ट अगले 5 साल में हमारे डबल हो जाएंगे, है ना। इस तरह का फेयर एंड मतलब कंपनसेट वाले जो डील है उसको उसने बताया था, है ना, यानी ग्लोबल जो ग्लोब ट्रेड स्टेबिलिटी है उसको हम लोग इन्हांस करेंगे। लेकिन भैया उसमें अगर आप संयुक्त किसान मोर्चा जैसे लोगों की बात सुनिए जो अभी बहुत रिसेंट अखबारों में थे, उन्होंने कहा कि भाई FTA से जो कृषक समाज है या एग्रीकल्चर है प्रोडक्ट्स है या फार्मर्स है तो बुरा असर होगा, खासकर जो सब्सिडाइज जो EU एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स हैं उसकी वजह से हमें ज़्यादा कुछ देखने, तो एक आधिकारिक आशावाद है और दूसरा थोड़ा क्रिटिक हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसका टाइमलाइन मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस किया कि मैंने टाइमलाइन बताया मैंने आपको कि भैया 27 जनवरी 2026 को ये समझौता संपन्न हुआ है। 2026 में इसके सदस्य देश और ये लोग शायद में भी अनुसमर्थन करेंगे। 27 तक एक क्रियान्वयन होगा चरणबद्ध तरीके से, और ये लगभग 2030 के आसपास जाकर आपको बड़े लेवल पर ये फील होना शुरू होगा कि इंडिया EU ट्रेड डील्स में कुछ हो रहा है ना, बड़े स्केल पे कुछ हो रहा है। इंडिया EU ट्रेड डील्स में मशीनरी केमिकल्स और ये जागरण का एक मैंने नोट्स में आपको दिया है, सर्विसेज क्या है, तो ये देखिए गुड्स ट्रेड्स यहाँ चार्ट दिया हुआ है। 2013 में हमारे गुड्स जो थे 80 बिलियन US डॉलर के थे, और फिर वो 2022 में जाकर के 120 बिलियन US डॉलर के हो गए ना। ट्रेड फ्लो जो है वॉल्यूम में, ट्रेड वॉल्यूम जो है हमारा, जो ट्रेड वॉल्यूम है हमारा वो बढ़ रहा है 95 बिलियन US डॉलर से हम लोग जो है बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रहा है हमारा। सर्विस ट्रेड जो 40 बिलियन US डॉलर 18 में था, ये बढ़ करके 66 बिलियन डॉलर 23 में हो गया। ठीक है ना, और यूज जो फ्लो कर रहा है इनसाइड वो बहुत बड़े स्केल पर फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, इससे आर्थिक लाभ क्या होगा, 5 वर्ष में दोगुना वाला मैंने जस्ट आपको बताया। जो हमारे आशावादी जो लोग हैं यानी जो ऑप्टिमिस्ट जो लोग हैं उन्होंने बताया, अब भारत को उन देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होगा जिन्हें पहले से ही यूरोपीय संघ में तरजीह दी जाती है, जैसे कि बांग्लादेश, है ना, जो टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज के अंदर हमें जो होगा। और कंपनियां जो है टैरिफ में अरबों डॉलर की बचत करती है, जिससे भारत में निवेश अधिक आकर्षित हो जाता है। फिर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जैसे कपड़ा, रसायन, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधि और रोजगार में वृद्धि हुई है ना। और रणनीतिक भू राजनीतिक मूल्य की बात करें तो एक तो भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के अंदर इसकी भागीदारी,
दूसरा बहुध्रुवीय व्यापार व्यवस्था, और तीसरी संरचनाओं का निर्माता ये बनाती है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट जो पर्सपेक्टिव जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है डिबेट। इस डील की कुछ क्रिटिक्स है, उस क्रिटिक्स से कुछ डिबेट्स देखने को मिलती है। डिबेट क्या है? सबसे पहला डिबेट ये है हमारा कि भाई कोई भी जो व्यापार समझौता है वो केवल अवसर नहीं लाता है, ध्यान रखना। अवसर के साथ साथ में उसमें लागतें भी होती, क्या होती है? लागतें भी होती है। अब लागतों में पर्सपेक्टिव से इस डील की बात की जाए तो सत्ता, असमानता और नियंत्रण से जुड़े सवाल आज भी इसमें इस डील के अंदर देखे जा सकते हैं। इंडिया ईयू डील इससे अलग नहीं है क्योंकि इसकी आलोचनाएं संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल है। कैसे? पहला जो डिबेट है वो किसान और घरेलू उद्योगों से संबंधित है। यहाँ पहले संरक्षण और प्रतिस्पर्धा पर बहस है, ठीक है ना, पहले डिबेट। अब हुआ ये, आप इसे समझिएगा कि जो आपका यूरोपियन यूनियन है या यूरोपीय समाज हो, कृषि उत्पाद पर मैंने आपको बताया कि भारी सरकारी सब्सिडी के साथ में वो लोग आते हैं। ठीक है, अब भारतीय किसान जो है वो बाजार जोखिमों के सामने अकेले खड़े होंगे। ठीक है, यानी यह समझौता, आपको नहीं लगता कि ये जो एग्रीमेंट है ये इनडायरेक्ट में जो हमारे फार्मर्स हैं उसको एक ऐसी प्रतिस्पर्धा में शामिल कर देंगे जिसका अनुभव इंडिया को नहीं है? इसका एक ये भी आंसर हो सकता है कि भाई आप ये भी कह सकते हैं कि अनुभव नहीं है, इस लॉजिक के साथ में हम अनुभव कभी सीखे ही ना, ये भी नहीं होना चाहिए ये, बट ठीक है। लेकिन आप एक बात समझिए, अगर एकदम कंप्लीट फ्रेम में देखेंगे तो आज भी इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस से गुजर रही है। सबसे पहले हमें उन्हें एड्रेस करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के हम एक लेवल प्लेटफॉर्म्स है हम उनके लिए तैयार कर पाएंगे। ठीक है ना, और वो भी उस प्रतिस्पर्धा में हम उन्हें धकेलना जो बराबरी पर आधारित तो बिल्कुल नहीं है, है ना। तो क्या मुक्त व्यापार जो है तब भी न्याय संगत कहा जा सकता है जब दोनों पक्षों की जो जो उत्पादन जो परिस्थितियां हैं वो एक समान नहीं है ना। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। मेजर डिबेट, पहला डिबेट वो ये है कि यदि यूरोप का, अगर आप जैसे मैं आपको एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, अगर आप सपोज दैट कि भाई यूरोप का जो दूध है या जो सस्ता दूध पाउडर है या जो जो आपका प्रोसेस्ड का जो डेयरी उत्पाद है वो अगर भारतीय बाजार में आता है, यहाँ पर सवाल बन जाता है फूड सॉवरेनिटी। आपको ये लगता है कि इस डील से जो एग्रीकल्चर मार्केट पर जो असर पड़ेगा उसे फूड बड़ा इशू बनेगा? और इसी से एक डिबेट आती है कि क्या भारत अपनी खाद्य प्रणाली पर नियंत्रण बनाए रख पाएगा या वह धीरे धीरे बाहरी आपूर्ति पर निर्भर हो जाए? ये एक पहला और बड़ा डिबेट है। एक बात ध्यान रखिएगा, गलत से बिल्कुल मत सोचिए, बस डिबेट सोचिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है। दूसरा और बड़ा डिबेट जो है वो ये है औद्योगिकरण बनाम डी औद्योगिकरण या वी औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। समझौते के जो समर्थक है इसे मेक इन इंडिया के लिए अवसर बताते हैं क्यों, लेकिन आलोचक इसे उल्टा सवाल उठाते हैं। क्या कि क्या ये समझौता भारत को उत्पादन केंद्र बनाएगा या केवल उपभोक्ता बाजार? ये बड़ा डिबेट है, ठीक है ना। क्योंकि क्यों बनाएगा? क्योंकि यूरोपीय कंपनियां क्या है, उच्च तकनीक और पूंजी सघन है। भारत के उद्योग श्रम साधन और छोटे पैमाने पर आधार है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इस बारे में जो चैलेंजेस थे। तो यदि यूरोपीय उत्पाद भारतीय बाजार में तेजी से प्रवेश करते हैं तो भारतीय एमएसएमई लंबे समय तक टिक पाएंगे, हाँ या ना? ये दूसरी बड़ी डिबेट है। ठीक है, अब ये होगा कि भाई अगर ये डिबेट ज्यादा इवोल्व हुई तो फिर एक समय ऐसा आएगा, ध्यान रखिएगा, जब ये कहा जाएगा कि जो व्यापार है वो किस गति और किन शर्तों पर होगा। ये फिर बड़े क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तीसरा ये है बौद्धिक संपदा और बीज या सीड्स जिसकी बात करते हैं। जैसे उच्च यू जो है वो उच्च स्तर के आईपीआर है ना, इंटरनेशनल आपके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मानकों की पैरवी करता है, जो अक्सर बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियां और जैव प्रौद्योगिकी फर्मों के पक्ष में झुके होते हैं। अगर बीज पर पेटेंट मजबूत हो गया तो किसान अपनी फसल के लिए बीज कहाँ से लाएगा, और वो भी उस मौके पर वो भी उस समय जब बड़े स्केल पर कंपनियां जो है वो सीड मार्केट को कंट्रोल करे। भारत में बीज केवल व्यापारिक वस्तु नहीं, परंपरागत ज्ञान, सामुदायिक संसाधन भी है।
तो इसलिए ये जो कठोर नियम व्यवस्था है पे, अब देखिए ना इंडिया में वंदना शिवा जैसे लोग जो है वो इस तरह की चीजों को लंबे समय से उठाते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी ज्ञान परंपरा और नियंत्रण जो है उस पर किसका जो है वो योगदान या किसका कंट्रोल होगा। तीसरा और लास्ट जो डिबेट है वो ये है कि विनियामक बाधाएं, ये नियम किसके लिए बनाए जाते हैं। यूरोपीय कंपनियां हमेशा ये शिकायत करती है कि भारत में जो है आपका प्रमाणन प्रक्रिया है और जो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश है आपका, और जो आपका गैर टैरिफ बाधाएं हैं वो व्यापार को बहुत ज़्यादा कठोर बना देती है ना। तो आप एक बात समझिए, ठीक है, एक लिमिट तक प्रोटेक्शनलिज्म जो है हो सकता है किसी कंट्री का एक एक प्रॉपर राइट हो, या हो सकता है वो अपने बाजारों को संरक्षण देना कुछ हद तक ठीक भी हो सकता है ना। क्या मतलब हर नियम बाधा हो ये जरूरी तो नहीं है ना। हो सकता है कुछ कुछ घरेलू जरूरतों के लिए वो जरूरी भी हो, वो इम्पोर्टेंट भी हो, है ना। तो भारतीय दृष्टिकोण से इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो उपभोक्ता है, पर्यावरण मानक है, और जो घरेलू उद्योगों के संरक्षण की जो नियम व्यवस्था हमने हम लोगों ने जो बना रखी है, वो वो वैसे है कि राज्य के पास अपने नागरिकों की जो सुरक्षा का अधिकार बना रहना चाहिए, है ना। तो इस तरह की चीजों को, ये डिबेट्स हैं इस नेगोशिएशन से जो निकल करके आती है। फिर आप एक बात समझिएगा कि लास्ट में अगर मैं कहूँ कि सरल मुक्त व्यापार समझौता की शक्ति नियम असमानताओं से भरा एक संरक्षित संरचित आर्थिक ढांचा है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत किस हद तक घरेलू हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक एकीकरण कर पाता है। ये एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोगों ने काफ़ी हद तक जो है चीज़ों को बड़े स्केल पर समझा है। और अगर इसको समराइज करने की तरह हम चलें तो मैंने आपको बताया क्लास की डिबेट के अंदर कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन और इंडिया की जो ट्रेड डील्स है उसका डेवलपमेंट होता है, किस तरह से ट्रेड डील्स के बीच में जो है कुछ ठहराव के पल आते हैं, उसके उससे पहले BTIA का जो बड़ा नेगोशिएशन है और बड़े स्केल पर जो नेगोशिएशन है वो कैसे कवर करता है। और BTI से पहले मैंने आपको ये चीज़ समझाई कि किस तरह से जो वर्ल्ड का जो ऑर्डर है या जो ट्रेड का जो जो सीक्वेंस फॉर्म है वो चेंज हो रहा है। उससे पहले मैंने आपको समझाया कि किस तरह से व्यापार समझौते जो हैं वो वो जो कंटेम्प्रेरी टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो शेप होते हैं या कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब डिस्कशन के बाद में हमें चीज़ों को डिबेट किया, और डिबेट करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हमने आपके सामने रखे कि वो क्वेश्चन ये है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि जो सपने दिखाए जाएं वो हूबहू वैसे के वैसे ही जो है वो सच हो, है ना। उसके कुछ गुण दोष भी साथ में आते हैं। और अब हम जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम बताएंगे कि इंडिया EU ट्रेड डील पर अमेरिका क्यों दुखी है, ठीक है ना। अमेरिका क्यों लगातार भारत से चिड़ा हुआ है ना। और अमेरिका को ज़्यादा दिनों तक भारत जो है वो नहीं करता है, डिप्लोमेटिकली जो है उसे बैलेंस कर लेता है। आज के टाइम में इंडिया का ये स्टेट है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।